कांग्रेस का संगठन पर जोर, पार्टी बढ़ रही कसावट की ओर। बीजेपी ने भी तैयार किया फॉर्मूला, दोनों मजबूत कर रहे अपना अपना मोर्चा। लगता है कांग्रेस को समझ में आ गया है कि अगर 2023 में बीजेपी को टक्कर देनी है तो जमीनी स्तर पर काम करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा और हर मोर्चे पर जोर देना होगा। इसलिए अब कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है। राजनीतिक मसलों को सुलझाने और पार्टी के तमाम एजेंडों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। कमेटी में दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, गोविंद सिंह समेत 20 सदस्य शामिल हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्यों में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और राजमणि पटेल का नाम है। समिति की बैठक हर 15 दिन में होगी। मिशन 2023 को लेकर यह हाई पावर कमेटी सभी राजनीतिक मामलों को निर्णय करेगी और इस कमेटी के माध्यम से सर्वानुमति से पार्टी में निर्णय लिए जाएंगे। तो विधानसभा के आसन्न चुनाव को दृष्टिगत रख बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है ये, और इस कमेटी का संदेश उस भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया होगा जो बार बार हमारे खिलाफ वो एकजुटता में कमी का कथित तौर पर प्रहार करती है। कांग्रेस के एक्टिव होते ही रणनीतिक रूप से अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी का फोकस भी अपने मोर्चे को और मजबूत करने पर है। बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी बीजेपी का फोकस रहेगा। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 7 से 20 तारीख तक इस अभियान को जमीन पर उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस पर फोकस किया है। हम सब लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर इसको बहुत गंभीरता के साथ नीचे तक उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जमीन पर बूथ बूथ पर हर घर तक, हर हितग्राही तक पहुंचने का काम और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है वो कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस समय के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। गुटबाजी के बीच पहले पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक और अब कमेटी का गठन ये संकेत देता है कि कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी संगठनात्मक कसावट में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो शायद इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन 2023 को फतेह करने बीजेपी ने अपनी रणनीति को और धार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब किसकी तैयारी कितनी असरदार साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सोशल इंजीनियरिंग वर्सेस इनर इंजीनियरिंग। बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, विश्लेषण के सिरे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैदान वही मारता है जो जनता की नब्ज पर हाथ रखता है और ऐसी इंजीनियरिंग करता है जो इंजीनियरिंग जनता के मन को भाती है। अब देखना यही है कि दोनों ही पार्टियां जो दावे अपने अपने स्तर पर कर रही हैं इंजीनियरिंग के, वो अपनी अपनी इंजीनियरिंग में कितनी सक्सेस और कितनी सफल होती हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी, युवा नेता पार्टी के। बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत दिनों बाद उनका चमकता हुआ चेहरा देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया। लगता है कि 2023 के चुनाव में बड़ी ताकत के साथ उनको झोंक दिया गया। अब्बास हफीज़ साहब हैं हमारे साथ, युवा नेता और प्रवक्ता और उतने ही सक्सेसफुल ब्लॉगर। हमेशा उनकी चमकती आंखें अपनी मोबाइल में तलाशती रहती हैं कि कितने लाइक्स और कितने लाख और कितने हज़ार लाइक्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, एक कामयाब लीडर, एक कामयाब ब्लॉगर भी हो तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूबर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं दोनों को। सुशील जी, मुझे समझाइए, सोशल इंजीनियरिंग और इनर इंजीनियरिंग बातें तो दोनों की बड़ी मजबूत दिखती हैं, लेकिन असली नब्ज़ तो जो जनता की नब्ज़ को पकड़कर उस पर हाथ रखने में जो पार्टी कामयाब होती है और वही पार्टी चुनाव में मैदान भी मारती है,
भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर लगातार ये बता रही है, न सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें बल्कि देश के दूसरे राज्यों के भी जो नतीजे, ख़ासतौर से रिसेंटली इसी पिछले मार्च के दूसरे हफ्ते में जो नतीजे हमें मिले हैं, 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने कब्ज़ा जमाया है, वो ये बताता है कि बीजेपी नब्ज़ पर हाथ भी रखती है। सोशल इंजीनियरिंग हो या इनर इंजीनियरिंग हो, इसमें भी महारत हासिल रखती है। कांग्रेस की तैयारी मैं ये नहीं कहूँगा कमज़ोर है, लेकिन लंबा फासला, लंबा सफ़र उसे तय करना। आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, अगर आपको किसी भी राजनीतिक दल के आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों को देखना है तो उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें उस राजनीतिक दल को करना होती है और सभी राजनीतिक दल उसको करते हैं। पहला तो विश्लेषण करते हैं कि पिछले चुनाव में क्या परिणाम रहे थे और किस आधार पर किस क्षेत्र में कैसा परिणाम आया था। दूसरा, वर्तमान हालात क्या हैं, वर्तमान मुद्दे क्या हैं। तो इन दोनों को लेकर ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। अभी तक हमें लग रहा था कि कांग्रेस से गुटबाजी का शिकार है और कांग्रेस के 2 बड़े नेता एक साथ हैं और 2 अन्य जो दूसरे नेता हैं वो कहीं अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे थे। भले उनको पद और उसके हिसाब से कुछ ना मिला हो, लेकिन एक जो अच्छी पहल मुझे लगता है ये हुई ज़रूर है कि एक कमेटी बनाकर उनको स्थान दिया गया है। ये कमेटी अगर 15 दिन में वास्तविक रूप से हर 15 दिन में बैठेगी तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें इनके बीच में कि बस बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस में उस तरीके से खासकर संगठन में नहीं बोल पा रहे हैं नेता। लेकिन अगर सभी तरीके के लोग इसमें शामिल होंगे, हालांकि इस आप सूची को उठाकर देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर लोग कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमे के हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो बाकी खेमे के हैं, यदि वो अपनी आवाज़ मुखर रखेंगे, अपनी बात रखेंगे या संगठन को आईना दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है संगठन को जो है हासिल होगा। अब ये एक कदम मुझे लगता है कमलनाथ ने आगे बढ़ाया। हालांकि हमने लंबे समय तक देखा था कि उन असंतुष्ट नेताओं को कुछ नहीं मिला था, पर शुरुआत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका मुकाबला भाजपा जैसी पार्टी से है। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और आप देखिए 2018 में भले बीजेपी ने अपना जनाधार खोया था, लेकिन 2020 के एक बड़े उपचुनाव में जिसमें 28 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें ये साबित भी कर दिया था कि हमने जो खोया था उससे ज़्यादा हमने पा भी लिया है। चलिए, अब कांग्रेस की कुछ आदत भी है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और कई बार ये भी है कि देर अगर हो जाती है तो फिर राजकुमार की अदा भी होती है कि जानी हम देर से आते हैं और यकीनी तौर पर दुरुस्त भी होते हैं। अब देखते हैं कि ये देर भी है, दुरुस्त भी है। अब्बास हफीज़ साहब क्या राय रखते हैं इस पर, फिर मैं रजनीश जी से एक जवाब लूँगा पूरा मुकम्मल तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा और जो कांग्रेस ने कहा। जी अब्बास हफीज़ साहब। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि नजरिए हैं अपने अपने और सबके नजरियों का सम्मान भी है। कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। हकीकत से कभी नजरिए बहुत अलग होता है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष के मैदान में है, जनता के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। उपचुनाव हुए, जब सरकार गिरी तो हर नेता आपको एक मंच के ऊपर देखा, उपचुनाव में मेहनत करता हुआ देखा। अरुण यादव जी हो, अजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, तमाम लोग आपको उपचुनाव के मंच पे दिखे जो 28 उपचुनाव हुए। उससे फुर्सत मिली, कांग्रेस पार्टी दमोह उपचुनाव में व्यस्त हुई, दमोह के उपचुनाव के अंदर कड़ी मेहनत करी, संघर्ष किया। दमोह का उपचुनाव हुआ तो उसके बाद 4 उपचुनाव आए, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभाओं का। निरंतर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो युद्ध स्तर के ऊपर मेहनत करते नजर आए। अब यहाँ पर जब 4 उपचुनाव हो चुके हैं, आगे की रणनीति अब साफ दिख रही है, स्पष्ट है हर पार्टी की कि विधानसभा चुनाव के ऊपर फोकस है। तो हमने अपनी तैयारी जो पहले से की हुई थी उसको एक और रूप दिया है, एक समन्वय समिति का गठन का काम किया है। और अगर मुझे लगता है ये तमाम उन लोगों का मुंह बंद करने वाली चीज है जिनका बार बार भाजपा की तरफ से कहना था कि हमें असंतोष है, हमारे अंदर विवाद है, ये तमाम चीजें सबने एक मंच पे आके कहा, कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। ये हमारा परिवार है और परिवार के अंदर जो बातें हों उसको एक अलग नजरिए से ले जाना ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, काम नहीं है। मजबूरी इसलिए है, जनता इनसे सवाल करेगी, रोजगार के ऊपर सवाल करेगी, जनता इनकी नाकामियों पे सवाल करेगी, इनसे जनता इनके पूरे फेल्ड गवर्नेंस मॉडल पे सवाल करेगी, क्योंकि जनता परेशान है। तो जनता का ध्यान मोड़ दिया जाए कांग्रेस की तरफ, जो मुद्दे ही नहीं है, शायद बेबुनियाद मुद्दे हैं, बेबुनियाद बातें हैं। अब चुनाव मुद्दों के ऊपर है और मुद्दों पर जवाब लेगी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी, और मैदान में जनता भी तैयार खड़ी।
चलिए रजनीश जी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में समीक्षक ये राय रखते हैं कि वो अपना जो समूह है, समर्थन समूह जो उसका है, उसको तो वो एकजुट रखती ही है, और विपक्ष जो सोशल इंजीनियरिंग करता है या अपना समर्थन समूह जुटाता है उसमें भी सेंध लगा देती है, उसमें भी कुछ इस तरह की कीमियागिरी करती है कि उधर भी छिटकाव हो जाता है, उधर भी कुछ अलगाव हो जाता है, और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को यूं मिलता है कि वो समर्थन समूह जो उधर एकजुट होकर जाना था वो दिग्भ्रमित होकर इधर उधर चला जाता है। बरा, आप किस तरह देखते हैं? अब्बास हफीज साहब की भी बात सुनी आपने, सुशील जी की भी बात सुनी। जी जी, देखिए, कांग्रेस स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर दे रही है, स्वयं उन पर जो सवाल खड़े किए आप लोगों ने या तमाम कांग्रेस के भीतर से, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी कहती है इसलिए कांग्रेस में गुटबाजी है, ऐसा है क्या? रतलाम में वीडियो सबने देखा है, दिग्विजय सिंह जी इशारे कर करके बता रहे और कह रहे कि गुटबाजी जिस प्रकार की है अगर यही हाल रहे तो 2023 के बाद में कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे कांग्रेस में। ये भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा। अजय सिंह जी, राहुल भैया वीडियो में जो कहते हुए मिल रहा है कि कुछ कह दो आपके अध्यक्ष जी से, कमलनाथ जी से, कुछ पद वद हमें भी दे दें, कोई काम हमें भी दे दें तो हम भी कुछ सक्रिय हो जाए। अरुण यादव जी अलग कार्यक्रम अपने बना रहे हैं जो पीसीसी के द्वारा नहीं है, स्वयं के हैं। उनके निमाड़ के 4 जिलों के अध्यक्ष हटा दिए गए केवल इसलिए कि वो अपने अलग ढंग से आंदोलन खड़े कर रहे थे। ऐसे में कई उदाहरण कांग्रेस के गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, नेताओं के द्वारा आरोप लगाए हुए नहीं है, ये कांग्रेस के ही नेता अपनी गुटबाजी को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी जी विधानसभा के सत्र में कुछ स्टैंड और ले रहे हैं, पूरी कांग्रेस कुछ और ले रही है। तो ये अंदर की महत्वाकांक्षा और अरे आपने सोशल मीडिया पे इनके जो ट्विटर हैंडल पर डले हुए चित्र देखे होंगे, जो नेताओं की बैठक हुई, आप सभी ने देखे होंगे, एक वजह भी नहीं थी मुस्कुराने की। ऐसा तनाव चेहरे पर, ऐसी बेचैनी, बिल्कुल सारे के सारे नेता आप चेहरे देखिए, 4-4 चित्र डाले थे इनके ट्विटर हैंडल पर, लेकिन किसी एक नेता के चेहरे पर मस्ती ठहाका कहीं कतई नजर नहीं आया। ऐसा क्या हो गया भैया? और कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में बुला के थोड़ी बिठाला था, आप अपने नेता के कार्यालय में बैठे थे। दरअसल बात कुछ और है जो बयानों में नजर आती है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के, जो बयानों में नजर आती है अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, उनके ट्वीट में आती है, दिग्विजय सिंह जी के वीडियोज में आती है। बात बिल्कुल सीधी सपाट है कि एलओपी को लेकर और पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में घमासान है, नीचे से ऊपर तक है। अब उसको 2 पद रहेंगे या 1 पद जाएगा या दोनों पद जाएंगे, इसको लेकर पूरी कवायद है। सबके अपने अपने मंत्र हैं, अपने अपने तंत्र हैं, उसी में सब भिड़े हुए हैं। कोई समय की जो वो है देख रहा है कि किस समय होना ठीक रहेगा ताकि मेरे बेटा के लिए पद सुनिश्चित हो जाए, और अभी करेंगे तो बेटा हो सकता है उसका दाव ना लग पाए। इसलिए आप राजनीतिक पंडित, विश्लेषक, पत्रकार सब भलीभांति जानते हैं, उसमें कहने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबसे परे भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन ऑफ एक्शन पर लगातार आगे बढ़ रही है। एक, सरकार के जो हितग्राही हैं, सरकार के हितग्राही सुनिश्चित करना, उनसे संपर्क और संबंध रखना, और सभी प्रकार के जाति पंथ मतदांतर के लोगों को हमने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। इसलिए अभी जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा हम बना रहे हैं, इसके तहत हर योजना के हितग्राही से हम सुनिश्चित कर रहे हैं मिलना, संपर्क साधना, और उसका जो लाभ उसको हुआ है उसको मोदी सरकार और शिवराज सरकार की योजनाओं के बारे में और जानकारी देना, ताकि वो और समूह बनाकर लोग और लाभ ले पाए। ये हमारा काम है। दूसरा, संगठन की ओर से बूथ का जो काम आपने पहले भी चर्चा कई बार की है, वो हम लगातार संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से कर रहे हैं। अब्बास हफीज साहब, मुझे ये बताइए, आप काफी संजीदा हैं आज। जिस तरह से आमतौर पे मुस्कुराहट आती है, जब रजनीश जी कह रहे थे कि बैठक में मुस्कुराहट नहीं थी, तब भी आप काफ़ी संजीदगी से इस बात को सुन रहे थे। तो मुस्कुराना तो ज़रूरी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराहट पर बंदिश तो नहीं होनी चाहिए। मुझे शरद जी थोड़ी सी हैरानी हो रही थी रजनीश जी के ऊपर। रजनीश जी बड़े मचे हुए राजनेता हैं और संगठन को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, और हम सबके लिए एक मिसाल भी है संगठन की। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि हमारा एक चिंतन मंथन का दौर गुजरा, और जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर चिंता जता रहे थे। कमलनाथ जी से सिर्फ इस बात पे चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि एक एक करके कई मुद्दों पे चर्चा हुई। मुद्दों पे ये चर्चा हुई कि महंगाई को लेकर आंदोलन और तेज कैसे होगा, और जनता के जो हित हैं उनको दिलाने की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो ऐसे हालात में जब प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो,
प्रदेश में महिलाएं सबसे असुरक्षित रही हों, आदिवासी बच्चियां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गायब हुई हों, जो वापस नहीं आ पाई हों, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, व्यापार ठप हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, ऐसे हालात के अंदर देश के भी यही हाल है। ऐसे हालात के अंदर खुशी अगर हमारे चेहरे पे होगी तो फिर हम विपक्ष किसी काम के नहीं है। आगे चलते हैं। इन्होंने गुटबाजी की बात कर दी, मुझे उसके ऊपर भी हैरानी हुई कि अपने घर में इतनी बड़ी गुटबाजी जो देख रहे हो वो हमारे अंदर गुटबाजी तलाश रहा है। मैं आपको सत्यन जी की बात बताता हूँ। इंदौर में इनके वरिष्ठ नेता हैं, उनके और रमेश मेंदोला जी के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है। इंदौर की कार्यकारिणी, क्योंकि इन्होंने खंडवा और खरगोन की बात करी तो मैं भी वहां ले जाना चाहता हूँ। निमाड़ इन्होंने कहा, मालवा में इनको याद दिला देता हूँ कि वहां पर 2.5 साल कार्यकारिणी जिला की घोषित नहीं हो पाई। लोगों ने ये तक कहा कि जेपी नड्डा जी का दौरा इसलिए कराया गया क्योंकि वहां इतने विवाद चल गए। रमेश मेंदोला जी कहते हैं कि इंदौर का नाम बदलना चाहिए, तो सत्तन जी कहते हैं कि नाम बदलना ऐसा है जैसा अपने माता पिता का नाम बदल दिया जाए। विवाद इतने आगे जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब तो सिंधिया समर्थक, भाजपा का मूल कार्यकर्ता और भाजपा के मूल कार्यकर्ता में भी कार्यकर्ता अलग अलग होकर, तो गुटबाजी इनमें है। और ये जो सुपटम्बल जो है हमारे सर पे मत डालिए साहब। हमारी जो गुटबाजी जा चुकी है आज, तो जनता के हित के लिए बात कीजिए, अपने आप को डिफेंसिव मोड में न रख के जनता का काम कर दीजिए, वो काफी है। जी जी, रजनी जी बोल लीजिए आप भी, फिर मैं सुशील जी की टिप्पणी लेकर 2-3 सवाल सुशील जी से। एक भी बात आरोप पर नहीं लगाई गुटबाजी के, मैंने तो इनके नेताओं के बयान इनके बताया। एक बात जरूर है, कांग्रेस भाजपा को कैसा देखती है और भाजपा कांग्रेस को कैसा देखती है, सत्य के दोनों कितने करीब देखते हैं, ये आप पत्रकार, मीडिया और जनता भली भांति आकलन करती है। हम कह रहे खूब लगाइए ना विपक्ष के नाते आप हम पर आरोप। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक, संवैधानिक तमाम प्रकार के मापदंडों पर खूब जोरदार धारदार अपनाइए, पूरी साख और धाक के साथ में जो आपके पास बची नहीं, विपक्ष के पास बची नहीं। लेकिन मुस्कुराने की बजाय तो फिर भी ढूंढ लीजिए ना, जब आपस में आप बैठते हो। इतना मनमुटाव क्यों है जी कि आप सारे लोग नेता बैठे मुस्कुरा भी नहीं पा रहे? ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। और मुझे लगता है कि इस देश में खूब मुद्दे रहे हैं, तमाम मुद्दे रहे, आपातकाल जैसे मुद्दे रहे, मुस्कुराने की बजाय तो फिर भी लोग ढूंढ लिए करते थे। मैं 10 तस्वीरें दिखा सकता हूँ बैठकों में हंसी मजाक, छोड़िए आप नहीं करेंगे, लेकिन आपस में बैठकों में हंसी और मजाक के लिए और ठाठाए लगाने के लिए क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। वो जनता जानती है और आप भी जानते हो। चलिए चलिए तो बीजेपी का कहना है मुस्कुराना ज़रूरी है और कांग्रेस कह रही है कि मौसम जिस तरह का होता है मंज़र वैसा ही होता है। और मंज़र कांग्रेस की बैठक का ऐसा था कि जहां चिंतन और मनन चल रहा था, और उनका ये भी दावा है कि प्रदेश की स्थिति को देखकर वहां मुस्कुराना ज़रूरी नहीं था, ऐसा भी दावा कांग्रेस कर रही है। सुशील जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गुटबाजी की बात दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने की है। रजनीश जी ने प्रत्यक्ष नहीं की है, परोक्ष की है, लेकिन साफ तौर पर इशारे उनके भी हैं। और अब्बास हफीज़ साहब ने, कांग्रेस के हमारे युवा साथी ने तो खुलकर कहा है कि आपके यहाँ भी है, और दोनों तरफ से उदाहरण भी दिए गए हैं। गुटबाजी को आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की गुटबाजी लगती बड़ी गंभीर है, लेकिन समीक्षक ये मानते हैं कि वो घाव उतने गंभीर नहीं करती जितनी बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी जो है, जो दिखती नहीं है लेकिन वो चोट बड़ी ज़बरदस्त कर देती है कई बार। लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर बहुत सजग भी है। 2018 में भी हमने देखा था कि कई बड़े घाव थे बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी ने उनकी न सिर्फ बहुत अच्छी बैंडेज की उनकी, बल्कि ऐसी एंटीबायोटिक भी दी कि वो गुटबाजी रूपी घाव बड़ी जल्दी सूखने की कगार पर पहुंच गए। कांग्रेस के घाव गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह सूखते नहीं हैं, कभी तरह ठीक नहीं हो पाते पूरी तरह। क्या इसको आप किस तरह से, इस दार्शनिक व्याख्या को राजनीतिक व्याख्या में कैसे बदलेंगे? देखिए शरद जी, कांग्रेस और बीजेपी में जो बड़ा अंतर है वो गुटबाजी के पटाक्षेप का ही सबसे बड़ा अंतर है। बीजेपी में देखिए हमने देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं उमा भारती किस तरीके से स्टैंड ले रही हैं ये, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय का ये कथन सभी को मालूम है कि ठाकुर के हाथ बंधे हैं। विंध्य के नेता केदार शुक्ला का पत्र हम जानते हैं, अजय विश्नोई के ट्वीट हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब होते हुए भी बीजेपी में एक धुरी ऐसी है जो इन सबको जो है गाहे बगाहे मौके पर या आवश्यकता पड़ने पर इनको एक मंच पे ले आती है, और फिर ये एक हित के लिए, जिसे ये राष्ट्रहित, पार्टी हित कहते हैं, उसके लिए सब काम करने जुट जाते हैं। और हमने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में ये भी देखा है
कि पूरी पार्टी चाहे कितना ही खराब प्रत्याशी हो या उनके पक्ष का ना हो, लेकिन वो काम करते हुए अंत में नजर आते हैं। तो ये बीजेपी, कांग्रेस में ये नहीं हो पाता। ये हो सकता है कि बीजेपी में जो संगठन महामंत्री जिस संगठन से आते हैं वो एक धुरी का काम करते हैं, कांग्रेस में वो परिस्थितियां नहीं बन पाती और कांग्रेस में गुटबाजी इसीलिए स्थायी बनी रहती है। इसलिए आप देखिए, जब भी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलता है तो वो पूरी कांग्रेस उस प्रदेश अध्यक्ष के ही नाम से ज़्यादा जानी जाती है। कि जैसे अगर सुरेश पचौरी प्रदेश अध्यक्ष थे तो पचौरी कांग्रेस कह के लोग बुलाने लगे थे। कमलनाथ जी अभी अध्यक्ष है, कमलनाथ कांग्रेस हो गई, इसके पहले कांतिलाल भूरे थे। तो ये पूरा जो सिस्टम जो कांग्रेस का है वो अलग सिस्टम है और उसमें एक भी कोई ऐसा सरमायादार या एक ऐसा कोई ये कहे कि कोई ऐसा एक भी व्यक्तित्व या संगठन की तरफ से दिल्ली से भेजा गया वो पदाधिकारी नहीं होता जो इन सबको किसी एक मंच पर ला सके। मुझे लगता है ये जो अभी जो प्रयास हुआ है इसको आप, मुझे लगता है सामान्य से थोड़ा सा अलग है। ये समन्वय यदि हुआ है तो ये समन्वय दिल्ली का भी निर्देश होगा। चुनाव का समय आ रहा है, यदि आप एक अभी भी नहीं हो, और दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपका मुकाबला भाजपा से है। और भाजपा हर तरीके से, अभी देखिए आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा रास्ता बीजेपी निकाल रही है कि यदि हितग्राही से आप लगातार संपर्क में रहेंगे, ये वही हितग्राही है जो अंत में किसी भी चुनाव में ये 4-5% का जो स्विंग होता है, जो हितग्राही वर्ग है, यही जो है अंतिम समय में निर्णय करता है कि उसको किसके पक्ष में जाना है। यदि बीजेपी लगातार इनके संपर्क में रहेगी तो ये कम टूटेंगे, और ये कम टूटेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। अब्बास हफीज साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश के नतीजे ये बताते हैं कि बीजेपी न सिर्फ अपनी सोशल इंजीनियरिंग या इनर इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ही पाबंद रहती है, बल्कि वो विपक्ष की इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं डिमोलिश भी करती है, उसको ध्वस्त करती है। और इसी के साथ कुछ कोर इश्यूज जो होते हैं, जैसे डिलीवरेंस है, ख़ासतौर से समाज के वंचित वर्ग को, डिप्राइव्ड सेक्शन को, उसका बहुत ख्याल रखती है और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसले पर सजग रहती है। तो उत्तर प्रदेश एक मॉडल है और अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश भी लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर बड़ी कार्रवाइयों की बात और दावे सामने आ रहे हैं, और उपभोक्ताओं को और जो बेनिफिशरीज हैं, ख़ासतौर से समाज के कमज़ोर तबके के, उनको भी बहुत तेज़ी से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की एक बड़ी संगठित कोशिश नज़र आ रही है। चुनौतियां बढ़ रही हैं आपके लिए, इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, 3 चीजें आपने यहाँ पर 3 चीजों का जिक्र किया। इन तीनों चीजों को अगर हम देखें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो कोई खास फायदा भाजपा को नहीं मिल सकता। यहाँ मल्टीपोलर नहीं है जो राजनीति है, यहाँ बायपोलर है। 2 ही पार्टीज है, वोट बांटने और काटने का काम भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं करा सकती है। आगे चलें अगर तो फ्रीबीज की बात कर लें या कुछ कैश फ्लो, कैश ट्रांसफर की बात कर लें, जो भी ये वादे जरूर रहे, पर धरातल के ऊपर ये कितना फायदा पहुंचा सका जनता को, ये जनता जानती है। जनता आज भी वंचित है, जनता आज भी अपने वादों की बात कर रही है। किसान कर्ज माफी कमलनाथ जी ने जो शुरू करी उसको खत्म भाजपा ने कभी नहीं करा। 27 लाख का किसानों का कर्जा हमने माफ किया था, इसको आगे इन्होंने जारी नहीं रखा, तो किसान भी सोच के बैठा हुआ है। बिजली के बिल इन्होंने वादा किया कोविड के काल में नहीं लेंगे, उसको बाद में जोड़ने का काम कर दिया। तो जनता इनको समझ रही। तीसरी बात आपने जो कही लॉ ऑर्डर की, लॉ ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ये जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक सकते थे। उसकी वजह क्या थी शरद जी, कि इन्होंने वहां पहली बार राज किया था बहुत सालों के बाद, तो ये आरोप लगा सकते थे। यहाँ 3 टर्म इनके पूरे हुए, अल्प समय की सरकार 15 महीने की रही, उसके बाद फिर से ये आए, और अल्प समय की कमलनाथ सरकार ने जो मिसाली कार्रवाइयां की माफिया के खिलाफ, जो शुद्ध के लिए युद्ध शुरू हुआ हमारा, उसमें जो मिलावटखोरों के खिलाफ उसने भाजपा की कलई खोल के रख दी। और आज जो कार्रवाइयां हो रही हैं तो जनता देख रही है कि ये पूरा का पूरा अगर कोई काम हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ है, और भाजपा ही इसके लिए जिम्मेदार है जो इतना माफिया यहाँ बढ़ गया, इतना क्राइम बढ़ गया। एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने। रजनीश जी, ये है कि जिस मीटिंग का जिक्र अभी आदरणीय शर्मा जी कर रहे थे, उस मीटिंग में ताजपोशी फिर से कमलनाथ जी की होगी, सबने प्रस्ताव पारित करके कहा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, शायद खंडवा या बुरहानपुर में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी थे, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन हो सकता है, तो बोले नहीं, अब तो किसी युवा को आगे लाना होगा। तो ये वीडियो है, यानी किसी से अंदर कोई साक्षात्कार में नहीं कहा जो लीक हो गया, ये बहुत खुलेआम उन्होंने कहा और बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी। तो दिग्विजय सिंह जी के विचार अचानक से बदल गए क्या? जो बात मैंने कही केवल इसलिए नहीं मुझे जुमला फेंकना है इसलिए कहा हो, लेकिन ये चर्चा का विषय रहा, लोगों ने कहा है। जो तमाम बयान आए हैं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो,
क्योंकि हमारी सरकार और निखर के सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की जो डिलीवरी सिस्टम काम कर रहा है वो और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ेगा। और हम तो आज दावे के साथ कहते हैं कि जो हमने कहा, जिन योजनाओं के बारे में कहा, उन योजनाओं के बारे में आइए साथ, आप अपने विपक्ष का धर्म निभाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जल नल योजना हो, तमाम प्रकार की योजना किसानों को 1,75,000 सीधे खाते में डाले, हमने सीधे खाते में डाले। आप 5,000 8,000 करोड़ की बात करते हैं, वो भी किस प्रकार से आपने किसानों के को डिफाल्टर करवाया, किसानों को ब्याज भरना पड़ा 17-18% का। ये किसान जानता है, किसान जानता है। और हम तो फिर कह रहे हैं, जनता के पास जाइए ना। जो बाइपोलर सिस्टम की बात आप कर रहे थे, बाइपोलर सिस्टम के कारण हो सकता है कांग्रेस को लाभ। हमारा वोट बढ़ा है, हमारा वोट बढ़ा है, लगभग 41% वोट हमने 2018 अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रजनी जी सुन लीजिए पहले उनको, फिर आप कंक्लूड कीजिएगा। किसी भी बात को झूठ के तौर के ऊपर झूठ बोल दो तो ये गलत बात है। दिग्विजय सिंह जी की जो बात कही, रजनीश जी को मैं जानकारी दे दूं ताकि आगे वो गलत कोट नहीं करे। दिग्विजय सिंह जी से पत्रकारों ने खंडवा बुरहानपुर के दौरे पे सवाल किया था, वहां के सम्मानित पत्रकारों ने, कि आप क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं? उन्होंने कहा कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब तो युवाओं का दौर है। तो ये उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था, अपने परिप्रेक्ष्य में कहा था। इसको आप इधर उधर मत जोड़िए। और वो पार्टी जिसमें 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बने, और मुझे अब्बास भाई शिवराज जी बने, और 4वीं बार नरोत्तम जी की उम्र करवा दो, आप कैलाश विजयवर्गीय जी की उम्र करवा दें, आप इस तरह से गोपाल भार्गव जी की उम्मीद करवा दें। आपके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं बचा मुख्यमंत्री का। हर बार जो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर आ जाते हैं, ऐसे लोग हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप हंस लीजिए, जनता आप पे आपके नेता। चलिए बस एक फाइनल नोट पर रजनी जी बोल लीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। जी नहीं, अच्छा रहा इन्होंने बोल दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ, अब कहां से युवा कमलनाथ जी लगते हैं 2023 के लिए, ये आपके दर्शक तय कर देंगे। कुल मिलाकर संगठन की शक्ति, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, हमारे हितग्राही मुद्दे, सोशल इंजीनियरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, सभी जात पात पंथ जो मतमतांतर है, क्षेत्र के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चलिए, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार है उसके पास, जनता की नब्ज पर उसका हाथ है और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उसके विकास का उसका दावा है। कांग्रेस का कहना है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, और यही ताकत है। बल्कि वो ये भी आरोप लगाती है किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का मसला बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और उसका ये भी कहना है कि वो अपनी बैठकों में इसलिए नहीं मुस्कुराती है कि न मुस्कुराने का माहौल है इस समय और न ठहाके लगाने का दौर है। वो चिंतन में भी है और प्रदेश के विकास की चिंता भी कर रही है, इसीलिए उसकी बैठकों में संजीदगी का एक गहरा दौर और एक गहरा प्रभाव नज़र आता है। चलिए 2023 बता देगा कि कौन कितना गंभीर है और कितना हंसते मुस्कुराते और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मध्य प्रदेश में सफलता का परचम कौन फहराता है। दोनों को शुभकामनाएं। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया सुशील जी, नमस्कार।